स्वामी जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 21वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में और ईश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम ये प्रार्थना करें कि वो आयुर्वेद के इन महान स्वास्थ्य सूत्रों को हमें समझने और सुनने की शक्ति प्रदान करे। जैसा कि हम कई बार सुनते हैं कि जो आयुर्वेद शास्त्र है जब वो स्वास्थ्य के बारे में बताता है तो बहुत बार हमने सुना है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये तीन ही चीजें हैं जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य सार, जैसे गीता सार होता है ऐसे आयुर्वेद में अगर स्वास्थ्य सार को समझना है तो वो बोलते हैं कि तीन उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा और ब्रह्मचर्य हम बाद में अगर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे चर्चा, लेकिन अभी हम आज आहार के ऊपर बात करेंगे। तो आहार मीन्स एक छोटा सा शब्द नहीं है ये, इसके ऊपर तो बहुत शास्त्र लिखे गए। आहार शास्त्र थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हमारी साइंस क्या थी, फिर हम आज के हिसाब से उसको कैसे कर सकते हैं ये हम धीरे धीरे जानेंगे। तो थोड़ा सा आहार शास्त्र को जान लेते हैं कि आहार शास्त्र जैसा बड़ा विज्ञान क्या कहता था। तो जो आहार शास्त्र था उसमें किस किस तरह के चीजों पे हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया था। तो पहला था द्रव्य गुण विज्ञान। द्रव्य गुण विज्ञान मीन्स द्रव्य, वो कहते हैं कि हर द्रव्य 5 महाभूतों से मिलकर बना है। तो वो कहते, तो इसलिए उन्होंने हर द्रव्य, जैसे सब्जी है तो द्रव्य, दाल है तो एक द्रव्य, कुछ शूक है तो द्रव्य, शूक मीन्स धान्य, गेहूं, चावल, तो वो भी द्रव्य है। फिर अगर पकने के बाद वो भी एक द्रव्य है। फिर जो हम लिक्विड डाइट लेते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो छाछ हो, सब किसी भी फॉर्म में लिक्विड लेना, द्रव्य, तो वो भी एक द्रव्य है। तो इस तरह से बहुत सारे जो भी हम अन्न खाते हैं, जिसमें सब्जी आती है, जिसमें रोटी आती है, चावल आते हैं, दाल आती है, छाछ आती है, तो ये सब चीजें उनका गुण क्या था एक्चुअली, इन हर सब्जी का गुण क्या था, हर द्रव्य का, हर वनस्पति का, हर मसाले का जो हमारे घरों में पाई जाती है। तो उन्होंने पूरा डीप रिसर्च किया, इस पे गहन अध्ययन कि ये जो साइंस है इसमें एक एक चीज, कोई भी ऐसी वनस्पति शायद उन्होंने छोड़ी हो कि द्रव्य गुण विज्ञान, ये पूरा एक विज्ञान का आहार शास्त्र में एक ये हिस्सा है। उसके बाद उन्होंने क्या रिसर्च किया, षड्रस विज्ञान। तो वो क्या बताता था कि न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि वो तो 6 रसों की बात करते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन की वो बात नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो वो सीधा बताते हैं कि जो 6 रस हैं कैसे शरीर को बल देंगे, शक्ति देंगे, पाचन करेंगे, किस तरह से न्यूट्रिशन देंगे। तो वो पूरा न्यूट्रिशन का विज्ञान था, षड्रस विज्ञान। तो उसके बाद आया पाकशास्त्र कि अब आपने ये जो हमने आपको बताया वनस्पतियां, इसको पकाना कैसे है, कौन से पात्र में पकाना है, कितनी अग्नि में पकाना है, कौन सी लकड़ी की अग्नि में पकाना है, उसको कौन सा, उसका जो शेफ है, मतलब जो बनाने वाला, पाक करने वाला जो पर्सन है, उसमें क्या गुण होने चाहिए। वो तो यहाँ भी मतलब इतना तक उन्होंने बताया कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसके भाव क्या होने चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह के संयोग होना चाहिए, कि कौन सी चीज किसके साथ बनाई जाए, संस्कार विधि क्या होनी चाहिए, कौन सी दाल में कौन सा तड़का लगेगा, कौन सी राइस को कैसे बनाना, क्योंकि इतनी ज्यादा वनस्पतियों में वैरायटी है कि हम शायद सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमने तो बहुत कम ही आजकल देखी हैं। तो इतना ज्यादा उसमें बताया गया है षड्रस विज्ञान में, पाक शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। तो अब पहले द्रव्य के बारे में बताया, न्यूट्रिशन वैल्यू बताया, पकाने की विधि पूरी पाक शास्त्र में बताई, फिर बताया अन्नपान विधि कि अन्न को अब खाना कैसे है। तो खाने की भी प्रक्रिया है, कौन सी दिशा में कौन सा आहार किसके साथ खाना, मेरी प्रकृति क्या है बॉडी की, मैं किस ऋतु में खा रहा हूँ, मुझे अवस्था क्या है, मैं कौन से काल में उसको खा रहा हूँ। तो ये सब अध्ययन अन्नपान विधि, मतलब ये तो मैं बहुत थोड़ा बता रही हूँ आपको, अब हम धीरे धीरे आगे जब चर्चा करेंगे तो अन्नपान विधि में ये काफी चीजें आएंगी जो हमारे मन में डाउट रहते हैं, कैसे खाना, कितना खाना, क्या खाना, कब खाना। तो वो पूरा अन्नपान विधि, किस क्रम में खाना, कैसे पचेगा खाना, तो थोड़ा जल और पानी का तो हमने कल डिस्कस किया भी था। तो इस तरह से पूरा अन्नपान विधि का एक शास्त्र है। फिर उसके बाद अगला जलपान विधि, तो जलपान विधि का हमने कल थोड़ा सा
चर्चा की थी। उसके बाद आहार और मन का, उसके ऊपर पूरा एक शास्त्र है, क्योंकि मन जो है वो बहुत ज्यादा हमारे आहार से प्रभावित होता है। तो फिर कौन सा आहार, कौन सा मन को क्या विचार देगा, किस तरह की हमारी पर्सनैलिटी बनेगी जब हम सात्विक खाना खाएंगे, राजसी खाना खाएंगे या तामसी खाना खाएंगे, तो आहार का मन से क्या संबंध है। तो एक ये शास्त्र उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया अन्न रक्षा अध्याय, मीन्स आपको स्टोर कैसे करना, किस अन्न को कैसे स्टोर करना। इसका मतलब आज की आप समझिए कि शेल्फ लाइफ क्या है। चावल जो है वो कच्चा चावल कितने दिन ठीक रहेगा, पका हुआ चावल कितने दिन ठीक रहेगा, कोई हम सब्जी बनाते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, दूध की शेल्फ लाइफ कितनी है, दही की शेल्फ लाइफ कितनी है, घी की शेल्फ लाइफ कितनी है, अचार की शेल्फ लाइफ कितनी है। और उसको बढ़ाने के लिए भी वो पेस्टिसाइड, ये कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं डालते थे। तो जैसे अचार बनाया तो बोलते थे कि तेल थोड़ा ज्यादा डालो, सरसों का तेल ज्यादा तेल में रखोगे तो अचार खराब नहीं होगा। तो जो हमारी औषधि, जो हमारी वनस्पतियां थी, उसी को ही उन्होंने देखा कि कौन सी वनस्पति किसके साथ रखने से आपको इसमें लंबी शेल्फ लाइफ हो सकती है, आप उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं रखने की। क्योंकि फ्रिज तो नहीं थे उस टाइम, तो वो कैसे रखते थे, पूरा उसका जो रखने का तरीका था, तो उसके ऊपर भी स्टडी किया गया था। तो उसको बोलते हैं अन्न रक्षा अध्याय, कि अन्न की रक्षा कैसे करना। उसके बाद उन्होंने बताया विमान शास्त्र में कैसा खाना खाना। मीन्स आप ये सोचिए कि तब टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी कि अब हमारे यहाँ पे, अगर आप कहते हैं नासा के साइंटिस्ट जब रिसर्च करने जब जाते हैं किसी बाहर दूसरे ग्रहों में, जब रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो उनको पहले उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है कि वहां ऊपर जाके उनको क्या खाना, क्योंकि जो खाना हम यहाँ पे खाते हैं नीचे पृथ्वी पे, वो खाना वहां पे नहीं खाया जाता। तो उनको प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपको ये खाना वहां पे जाके डिफरेंट होगा। तो पहले ये सोच हमारे ऋषि मुनियों की बहुत पहले से थी कि विमान शास्त्र में उन्होंने लिखा कि वहां पे जब आप स्पेस में जाएंगे तो आपको कैसा आहार खाना है। तो आप उनकी साइंस देखिए, उनकी सोच देखिए कि कहां कहां तक उन्होंने सोचा था। फिर उसके बाद उन्होंने समाज के वर्गों के हिसाब से भी सोचा था कि अगर राजा है तो इसको ये खाना खाना है, अगर ये ब्राह्मण और संत है तो इसको ये खाना ज्यादा खाना है, अगर किसान है तो राजा वाला खाना तो नहीं खा पाएगा क्योंकि उसके पास तो वो चीजें होंगी नहीं इतनी। थोड़ा राजा तो थोड़ी लग्जरियस कीमती चीजें भी खा सकता है, बट किसान तो नहीं खा सकता, तो फिर उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को भी कैसे खाना खाना चाहिए, तो इस पे भी पूरा स्टडी किया था। तो ये जस्ट मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए कि हमारे मन में जो परिकल्पना है हमारी साइंस के बारे में कि आहार यानी कि डाइट, इतने शब्द से हम बस सोच लेते हैं कि आयुर्वेद में क्या लिखा होगा, आहार क्या है, बस जो थोड़ा बहुत हम सुनते हैं यूट्यूब पे या कितना इंटरनेट पे पढ़ते हैं, तो उससे बहुत आगे की साइंस। ये तो सिर्फ मैंने 8-9 आपको पैरामीटर्स बताए हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा डीपली बहुत सारे ग्रंथ महाभारत के टाइम में, रामायण के टाइम में, उसके बाद भी आहार शास्त्र के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे थे। और ये इतना अथाह ज्ञान है कि शायद एक जन्म तो बहुत ही कम है, जन्मों जन्मों तक भी हम पढ़ेंगे तो हम शायद मुश्किल होगा उसको समझना। फिर उन्होंने कहा कि अब ये तो इतना मुश्किल, उन्होंने इतने सारे शास्त्र बताए, तो उन्होंने बोला कि फिर कॉमन मैन को हेल्थ कैसे मिलेगी। तो ये तो जो जनरल जो आम व्यक्ति है वो कैसे स्वस्थ रहेगा, वो तो इतने ग्रंथ नहीं पढ़ पाएगा, तो उसको फिर कैसे सॉल्यूशन देंगे, ये भी उन्होंने सोचा था। क्योंकि उन्होंने कहा ये तो संत हैं, जो पंडित लोग हैं, वो तो इतने ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन जो आम आदमी है, जो बेचारा आजीविका कमाने के लिए सिंपल काम कर रहा है, उसको कैसे आयुर्वेद का पता लगेगा, वो कैसे आयुर्वेद के बारे में जानेगा। तो इसका भी उन्होंने सोल्यूशन बताया था। तो वो हम आहार शास्त्र में अब थोड़ा धीरे धीरे उसको समझेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि जो हम ये चर्चा आगे के सत्रों में करेंगे उसका एक भूमिका बनाने के लिए आज हम एक छोटी सी स्टोरी पहले सुनाती हूँ आहार शास्त्र के बारे में, फिर हम शायद उसको ज्यादा समझ पाएंगे कि हम कॉमन मैन के लिए उन्होंने क्या सूत्र बताए थे आहार के बारे में। तो एक बार महर्षि जो चरक हैं, वो बहुत ही विख्यात ऋषि हैं हमारे आयुर्वेद के। तो उनका एक्चुअली सिस्टम था कि वो जगह जगह घूमते थे, चरे वेती इति चरक, मतलब उनको इसलिए चरक नाम दिया गया था क्योंकि वो पूरा भारत में घूमते थे, भ्रमण करते थे और लोगों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते थे। वो क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि वो ऐसे साइंटिस्ट थे, हमारे ऋषि मुनि ऐसा सोचते थे कि हम सिर्फ ग्रंथ लिख देंगे तो कॉमन मैन के पास ये बात नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो ग्रंथ पढ़ेगा ही नहीं कभी भी, तो उसके पास कैसे जाना। तो उसके पास वो छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, पूरे भारत का भ्रमण करते थे, क्योंकि वो उनका जो प्रयोजन था कि घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना, घर घर को स्वास्थ्य को पहुंचाना। तो इसलिए वो पूरे भारत का भ्रमण करके
उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो एक बार वो इस तरह से भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत सारे वैद्य अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक बार आयुर्वेद के वैद्यों की पहले परीक्षा ली जाए कि आयुर्वेद के वैद्य कितना जान रहे हैं और किस तरह से वो आयुर्वेद को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे वैद्यों के पास गए जब भ्रमण करते करते। तो एक वैद्य के पास गए तो वहां पे उन्होंने एक्चुअली पक्षी का रूप धारण किया और एक स्टोरी है इस तरह से कि उन्होंने वहां पे पक्षी ने पूछा को रुक को रुक को रुक, कि कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है। तो वैद्यराज तो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने लगा कोई पक्षी है, उन्होंने नहीं समझा और अपना काम में वो तल्लीन रहे। ऐसे करते करते वो 3, 4, 5 बहुत सारे वैद्यों के पास गए और उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया को रुक को रुक को रुक, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है। पर बहुत सारे वैद्यों ने समझा नहीं, वो बिजी थे या कुछ काम कर रहे थे, रोगियों को देख रहे थे। तो फिर उन्होंने उसको इग्नोर किया, हाँ कोई पक्षी आया है और चला जाएगा। लेकिन एक वैद्य के पास जब वो पहुंचे तो उन वैद्यों ने उन वैद्यों को भी वहां पे उन्होंने ऐसे पूछा कि को रुक को रुक को रुक। तो वो वैद्य को लगा हाँ ये पक्षी कुछ पूछ रहा है शायद और कुछ समझना चाहता है। तो उन्होंने उस पक्षी के पास गए और थोड़ा समझने की कोशिश की कि पक्षी क्या प्रश्न कर रहा है। तो उनको जब समझ आया कि ये तो पूछ रहे हैं कि कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, तो उन्होंने बोला ये तो मेरा काम है इनको बताना, क्योंकि मैं तो वैद्य हूँ। तो फिर उन्होंने बताया हित बुक मित बुक रित बुक। तो ये इतना अच्छा सूत्र जो सारे लोगों पे लागू होगा, उन वैद्य ने महर्षि चरक को बताया कि हित बुक कि जो हितकारी भोजन करता है, मित बुक जो मिताहार अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है, ऋत बुक जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है, वो कभी भी रोगी नहीं होता। मतलब ये पूरे आहार शास्त्र का उन्होंने सार बता दिया। तो जो वैद्य थे तो महर्षि चरक बहुत खुश हुए कि हाँ मेरे वैद्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ वैद्य ऐसा भी हैं जो इतना अच्छा आयुर्वेद को समझ रहे हैं और उनको लगा कि हाँ अब कुछ होप है, ऐसे वैद्य समाज को स्वास्थ्य देंगे, और उनको बहुत अच्छा लगा सुन के। तो इसी सूत्र को जो उन्होंने बताया था हितमुख मितबुक और ऋतबुक, इसको हम आज की इरा में हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे और इस पे मनन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हरिओम तत्सत। धन्यवाद स्वामी जी।